हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। ठीक है ना। तो कल अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अपन ने जाना था कि मादा जनन तंत्र की परिभाषा क्या होती है, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में अपन ने पहले पार्ट के बारे में जाना था कि कौन कौन से उसकी भाग होते हैं, कौन सा भाग अंडवानी होता है, कौन सा भाग गर्भाशय होता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखने वाले हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर मादा जनन तंत्र वाले टॉपिक को पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मादा जनन तंत्र कंप्लीट होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ही नर जनन तंत्र कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि मादा जनन तंत्र होता क्या है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा दोस्तों कि मादा जनन तंत्र एक ऐसा विशिष्ट तंत्र होता है महिलाओं के अंदर या मादाओं के अंदर जो कि उनके जनन परिपक्वता को प्रेरित करता है और उनके जनन अंगों का विकास करता है। ठीक है ना, और उनको जनन के लिए जो है तैयार करता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमने जाना था कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, वापस रिपीट करके मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए, ये वाला जो भाग है इसको अपन कहेंगे अंडवाहिनी। ठीक है ना, जो कि एक नलिकानुमा संरचना होती है जो कि गर्भाशय से लेकर के मतलब जो है अंडवानी से जुड़ी होती, सॉरी अंडाशय से जुड़ी रहती है। और इसका थैलेनुमा भाग जो बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन गर्भाशय कहते हैं दोस्तों। मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, यानी कि अमाउंट के अंदर, संख्या के अंदर देखा जाए तो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इसका जो बीच वाला भाग होता है ये गर्भाशय कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है ये सर्विक्स पार्ट कहलाता है, यानी कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि नर के पेनिस द्वारा जो शुक्राणुओं का त्याग किया जाएगा वो वेजाइना के इसी भाग पे किया जाएगा। ठीक है ना। और नीचे वाला ये जो भाग है इसको योनिका या योनि वेजाइना कहते हैं दोस्तों। अब हम इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्राथमिक अंग तो अपन ने लगभग पढ़ लिया था, यानी कि मादा जनन तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसको 2 पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और द्वितीयक सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है ना। तो प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर केवल अंडाशय को ही पढ़ा जाता है। किसको पढ़ा जाता है दोस्तों? प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर केवल अंडाशय को पढ़ा जाता है, जो कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि अंडाशय जो यानी कि इंग्लिश के अंदर इसको ओवेरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब अंडाशय होता क्या है? अंडाशय मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। फिर आप नोट कर सकते हो इस बात को कि मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है ना। और अंडाशय के अंदर ढेर सारे अपरिपक्व अंडे होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके ओवरी के अंदर, ठीक है ना, 250 से लगभग 300 मिलियन अनमेच्योर एग होते हैं, अपरिपक्व अंडे होते हैं। लेकिन फिर किशोर अवस्था के समय वो 11 से 13 साल की उम्र में अगर उसका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है दोस्तों तो उसके अंडाशय के अंदर कितने रह जाएंगे? 60 से 80 हजार ही अंडे रह जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, ये बात अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जानी थी। और एक इंपॉर्टेंट बात और अपन ने जानी थी पिछले वीडियो के अंदर कि अंडाशय एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ध्यान देना, ये एक प्रकार की जनन ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है? जनन ग्रंथि है। मादा की जनन ग्रंथि कौन सी है? अंडाशय होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के हार्मोन हैं जो मादाओं के अंदर जो अंडाशय ग्रंथि होती है, जो ओवरी होती है, उसके दौरान ये सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं दोस्तों। अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि अंडवाहिनी क्या है। देखिए, दूसरा जो भाग इसका सेकंड नंबर पे, यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंगों के अंदर बात करेंगे अपन अंडवाहिनी की। किसकी बात करेंगे? अंडवाहिनी की। तो ध्यान से सुनना, अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है दोस्तों। अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका ही कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब भी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिएगा कि अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अंडवाहिनी का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप डायग्राम के अंदर। अंडवाहिनी जो है वो गर्भाशय से लेकर के अंडाशय तक फैली हुई एक नलिकानुमा संरचना होती है। ठीक है ना। मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको फेमरी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? फेमरी कहते हैं। फेमरी का मतलब होता है झालर। ठीक है ना। ये एक ऐसी संरचना है जो अंडाशय को ऐसे पकड़े रहती है। जैसे पेड़ पे अगर कोई फल लगता है तो वो फल कैसे टिका होता है उसमें। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये अंडाशय को ऐसे जकड़े हुए रहती है। ठीक है ना। इस संरचना को बोलते हैं फेमरी।
ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी जो है संरचना क्या कहलाती है, एक नलिकानुमा संरचना होती है। इसी को अपन अंडवानी या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना परीक्षाओं में डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन आता है कई बार, तो फेलोपियन ट्यूब का मतलब ही अंडवानी होता है। दूसरी इसकी अगर बात करें कि जो निषेचन की क्रिया के लिए, कौन सी क्रिया के लिए, कि मादाओं में निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। कौन? अंडवानी अनुकूल वातावरण तैयार करती है। दूसरा इसका विशेषता हो गया, करेक्टरिस्टिक होगी कि अंडवानी जो है एक तो मतलब यूट्रस से लेकर के अंडाशय तक, ओवरी तक जुड़ी हुई एक नलिकानुमा संरचना होती है और फेमरी से ये फेमरी से अंडाशय को कनेक्ट रखती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हो गया कि मादाओं के अंदर जब निषेचन की क्रिया होती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके लिए अनुकूल वातावरण जो है ये सेटअप करती है, ठीक है ना। और वास्तविकता ये है कि अंडवानी से ही यूट्रस का निर्माण हुआ है। अब देखिए ये अंडवानी है ना, इसने ही पूरे गर्भाशय का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो अंडवानी जो होती है इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक नलिकानुमा संरचना होती है जो गर्भाशय से लेकर के अंडाशय तक फैली रहती है। अगर हम तीसरी संरचना की बात करें अंडवानी के बाद में, तो वो आता है गर्भाशय। गर्भाशय की अगर बात करें तो दोस्तों गर्भाशय आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक मांसल संरचना होती है। नोट कर लीजिएगा, गर्भाशय कैसी संरचना है, एक मांसल संरचना है, ठीक है ना। और मांसल संरचना कैसी है, थैलेनुमा आकृति है इसकी, थैलीनुमा, ठीक है ना। यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है गर्भाशय और एक मांसल संरचना होती है। अब गर्भाशय के अंदर क्या होता है कि भ्रूण का परिवर्धन होता है। जैसे देख लेना, मेंस्ट्रुअल के 14 दिन बाद, 14 दिन अगर यहाँ पर एक आता है और स्पर्म आता है, तो वो निर्मोचित होने के बाद में जाइगोट बनता है। तो जाइगोट अपनी ढेर सारी कि जो स्टेज है उसको कवर करने के बाद में फाइनली कहाँ आ जाता है, गर्भाशय के अंदर आ जाता है। उसको अपन भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। तो भ्रूण का परिवर्तन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय का जो निर्माण हुआ है वो अंडवानी से ही हुआ है, ठीक है ना। तो गर्भाशय के लिए मेन बातें याद रखना। सबसे पहले बात तो ये याद रखना कि एक थैलेनुमा संरचना होती है, एक मांसल संरचना है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर रखती है। दूसरी बात याद रखना गर्भाशय से रिलेटेड कि ये वही एरिया होता है, ये वही लोकेशन होती है जहां पर जो भ्रूण का पूर्ण परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना कि यहाँ जैसे जो कोई महिला है वो प्रेगनेंसी को वेरी करती है ना दोस्तों, जब वो गर्भ धारण करती है, तो ध्यान देना यहाँ से एक संरचना का निर्माण होता है, एक संरचना बनती है। उसी संरचना को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको, प्लेसेंटा बोल सकते हैं, या इंग्लिश के अंदर इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वो संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा या अपर नली भी हम कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये संरचना स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो अंदर भ्रूण होगा, जैसे मान लो ये भ्रूण डेवलप हो जाएगा ना, तो इस भ्रूण को पूर्णतः परिवर्तन कहां से मिलेगा, इसी नलिकानुमा संरचना से। इसी संरचना से इसको पूरा जो है इसका विकास होगा, इसको पोषण मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा माँ के द्वारा, ठीक है ना। तो गर्भाशय के अंदर कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। और गर्भाशय का निर्माण किससे होता है, तो अंडवानी से ही होता है। ये याद रखने वाली बात है कि गर्भाशय का निर्माण किससे होता है, अंडवानी से ही किया जाता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो ही गर्भाशय का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सर्विस पार्ट जो आता है, ये वाला जो एरिया है, ये वही एरिया है जिसमें नर क्या करता है, अपने शुक्राणुओं को रिलीज करता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मादा जनन तंत्र के कौन से भाग में जो है नर द्वारा शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना सर्विस पार्ट, कौन सा भाग है, सर्विस पार्ट, ठीक है ना। और योनिका वाला जो एरिया होता है वो केवल मैथुन क्रिया के लिए जो एक्टिवेट रहता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो योनिका वाला जो एरिया होता है, जो वर्जाइना का जो लोकेशन होती है, वर्जाइना का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां का मतलब जो माध्यम कैसा होता है, तो वहां का माध्यम जो है, यहाँ का माध्यम जो है वो दोस्तों एसिडिक होता है दोस्तों। क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय माध्यम होता है। याद रख लेना इस बात को कि मादा का जो विजाइना होता है वहां का माध्यम कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब एसिडिक होने का कारण क्या है दोस्तों, एसिडिक होने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये इनका मेन कारण है। यानी कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं
ठीक है ना। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, जो लैक्टिक एसिड को रिलीज करेंगे तो वहां का वेजाइना का माध्यम कैसे हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसीलिए तो कई महिलाएं जो है गर्भ धारण करने में बहुत लेट हो जाती है। उसका कारण होता है कि उनके जो पार्टनर होते हैं तो उनके स्पर्म जो है वो कम विटेलिटी के, कम मोटिलिटी के, या फिर ओलिगोस्पर्मिया ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से जो कुछ शुक्राणु आते हैं ना तो उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो वैसे कमजोर होते हैं। और फिर रिलीज होने के बाद में यहाँ का माध्यम देखो, वेजाइना का माध्यम कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक के अंदर वो और डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एग पड़ा रहता है वो फाइनली डैमेज हो जाता है, और डैमेज होकर के वो एंडोमेट्रियम के साथ में ब्लीडिंग के कारण वो पास आउट हो जाता है वेजाइना से। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जो आंतरिक सतह है वहां पर 3 मुख्य परतें पाई जाती है दोस्तों। कितनी परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो अस्थायी परत होती है दोस्तों, क्योंकि वो हर ब्लीडिंग साइकिल के अंदर टूट जाती है। जब स्पर्म द्वारा एक निर्मोचित नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा ना, यानी कि शुक्राणु नहीं आएगा, और शुक्राणु नहीं आने से यहाँ पर अंडा जो है वो निर्मोचित नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये एग भी है ना डिस्ट्रॉयड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ में। और ये एंडोमेट्रियम जो है ना आंतरिक सतह होती है गर्भाशय की, वो रक्त स्राव के साथ बाहर हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में जो परत होती है वो मायोमेट्रियम होती है, और सबसे लास्ट में जो बाहर की जो परत होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो गर्भाशय के अंदर 3 प्रकार की जो परतें पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से एक चीज और सुन लेना इसके अंदर, इस मादा जनन तंत्र के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, सबसे पहले तो कि अंडाशय क्या है, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन शर्त ये याद रखना कि ये एक प्रकार की जनन ग्रंथि है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत होती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन मादा की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जनन ग्रंथि कौन सी है, तो वो है दोस्तों अंडाशय, ठीक है ना। और अंडाशय से हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, यानी कि एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था, क्योंकि अंडाशय के अंदर जो पुटिकाएं होती है, ग्रेफियन पुटिकाएं होती है, और ग्रेफियन पुटिकाएं की जो सेल्स होती है थीका इंटेराइन सेल्स होती है, और वो 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम सुन लो दोस्तों छात्रों। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल के अंदर, जो ओवरी से रिलीज होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए प्यूबर्टी को डेवलप करने का काम, यानी कि महिला के अंदर जो सुंदरता आएगी, जो ब्यूटीनेस आएगा, उसके पीछे कारण क्या है, उसका एस्ट्रोजन हार्मोन है दोस्तों। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण जो उस फीमेल के अंदर उसके जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है वो उभर के सामने आएंगे, यानी कि उनके अंदर यौवन आरंभ आएगा, उनके अंदर खूबसूरती आती है, ठीक है ना। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन ऐसा होता है जो स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और मिल्क ग्लैंड को एक्टिवेट करके मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये सुनना कि गर्भाशय के अंदर वो कौन सी संरचना है जिसके थ्रू भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो याद रख लेना, प्लेसेंटा होती है, अपरा नली होती है, इंग्लिश में इसको यूटेराइन मतलब जो एम्ब्रिकल क्रोड कहते हैं, ठीक है ना। और वो कौन सी संरचना है जहां पर मेंस्ट्रुअल के 14वें दिन एक एग जो है वो एम्प्लॉय स्टेज पे क्रिएट हो जाता है, तो वो है अंडवाहिनी। कौन सी है वो संरचना, अंडवाहिनी। एक चीज और सुनना, इसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फेलोपियन नलिका के अंदर जो एग आया हुआ है वो लगभग कितने दिनों तक या कितने समय तक वो वहां पे सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। तो ये जो एग है ये यहाँ पर 72 घंटे के लिए रहेगा। कितने घंटे के लिए रहेगा, 72 घंटे के लिए रहेगा दोस्तों। अगर 72 घंटे के लिए ना, अगर कोई स्पर्म 72 घंटे के अंदर अंदर स्पर्म आकर के इसको फ्यूज नहीं करता है ना, तो ये एंडोमेट्रियम के साथ में टूट करके ब्लीडिंग साइकिल से पास आउट हो जाएगा वेजाइना से दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है इस मादा जनन तंत्र को आपको समझाने का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नर जनन तंत्र की, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारे जो इम्पोर्टेंस रखने वाले टॉपिक हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए या 10th बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो बहुत जल्द, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके घर तक आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसी को कंटिन्यू रखेंगे इस
टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि मादा जनन तंत्र अपन ने कर लिया है, बट इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू रखेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन नर जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।